आज ये हमने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले हम उस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद जो रिठाला विधानसभा के बहुत बड़े बहुत सारे घोटाले हैं, जिनमें से आज विशेष रूप से 2 घोटालों पे चर्चा करेंगे। और इन घोटालों के बाद रिठाला विधानसभा के विधायक और उनके तथाकथित चमचे गुंडों की क्या स्थिति रहेगी, इस पे मैं निवेदन करूंगा। रिठाला विधानसभा के विधायक जरूर चर्चा करेंगे। बेसिकली हुआ क्या, परसों एक बुध विहार फेज 2 में गोपाल चौहान जी का ग्रुप है, रिठाला वार्ड 28N व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर एक पोस्ट डाली हरमीत वोरा जी, आम आदमी पार्टी के बड़े कर्मठ वार्ड 28 के साथी हैं, जो बड़े जमीन से जुड़ के जमीन से जुड़कर काम कर रहे हैं। तो जमीन से जुड़ के काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर उन्होंने 2 पोस्टर डाले। आज रिठाला गांव के अंदर एक विधायक जी का रोड सड़कों का एक इनॉग्रेशन था, उसके अंदर उन्होंने उसी पोस्ट को पोस्ट किया। उसमें विधायक के पीए ने लिखा, बहुत बढ़िया वोरा जी, बड़ी अच्छी बात है। मैंने उसके अंदर सिर्फ इतना लिख दिया कि हरमीत भाई, आप जमीन पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और लेकिन आप अपने नेताजी से जरूर ये बोलना कि जो डायरी उठाने वाले लोग हैं, टिकट उनको ना देके जमीन पे काम करने वाले लोगों को टिकट पे विचार करेंगे। है क्या, वार्ड 27 और वार्ड 28 पूर्व, इसके अंदर 2 पीए हैं विधायक के, जो सभी जग जाहिर है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी। 2 पीए हैं और दोनों के दोनों ने पहले सारे डाटा इकट्ठे किए, पहले सारे लोगों से कनेक्टिविटी करी, और जितने भी जो बाकी सारी चीजें थी, और लास्ट मोमेंट पे फिर टिकट की दौड़ में भी आ गए। और उसके अंदर विधायक की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उनको टिकट के अंदर आगे बढ़ाने में। अब सवाल ये होता है कि जो पीए वही चुनाव लड़ेगा, तो बाकी के जमीनी कार्यकर्ता क्या करेंगे। तो मैंने सिर्फ इतना एक उसमें एक पार्ट डाला था। उस पार्ट के बाद इन्होंने, दीपक जैन ने गोपाल चौहान को, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, उनको फोन करा। फोन करने के बाद उस ग्रुप में उन्होंने एडमिन बनने की रिक्वेस्ट की। गोपाल भाई ने उनको एडमिन बनाया। एडमिन बनाने के बाद दीपक जैन, जो विधायक श्री महेंद्र गोयल का पीए है, उसने अपने 4-5 दलाल चमचों को जोड़ा। नवीन जाट, बलजीत, सुशील गुप्ता, आकाश दहिया और देव वर्मा की पता नहीं किस दबाव में उसने कुछ चीजों को लिखा। देव वर्मा पार्टी का पुराना साथी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज का दबाव रहता है। और ये वही देव वर्मा है जिसकी आपत्तिजनक वीडियो खुद दीपक जैन ने विरोधी पार्टी के पास भेजी थी कि इस वीडियो को चलवा दो, जिसके बाद देव वर्मा का पद गया था। ये वही दीपक जैन है जिसने विधायक की कसम खाई, मंदिर की कसम खाई विकास गोयल के लिए कि मैंने उसके घर इनकम टैक्स की रेड बढ़वाने की बात नहीं की है। उसकी वॉइस, दीपक जैन की आज से 6 साल पुरानी वॉइस मेरे पास है। अगर विधायक जी बोलेंगे तो मैं वॉइस सुना दूंगा। वो विकास गोयल का बड़कपन था कि उसने वो वॉइस उस समय नहीं सुनवाई उसको। जो व्यक्ति इनकम टैक्स की रेड पढ़वा रहा हो, जो व्यक्ति अनर्गल आरोप लगा रहा हो, अभी मैं विषय से थोड़ा सा भटक रहा था, दोबारा विषय पे आऊंगा। तो बात यहां से शुरू हुई थी कि उस ग्रुप के अंदर इसने अनर्गल चीजें डाली, जैसे विनीत उपाध्याय, इसके 4-5 चमचों ने, एक दो तो ऐसे हैं जो मुझे जानते भी नहीं है, वो फेस 1 के हैं, और वो शायद मेरे को हो सकता है आमने सामने पहचान भी ना पाए, और मैं तो बिल्कुल नहीं पहचानता। उन्होंने उस ग्रुप में ये डालना शुरू किया कि जो आदमी अपने माँ बाप को पीटता है वो सामाजिक सेवा कहाँ से करेगा। यहाँ से उन्होंने शुरुआत की, और लगातार 4-5 जनों ने इस चीज को डालना शुरू किया कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप को पीटता है उससे क्या बात करें। जो व्यक्ति बदमाश है, गुंडा है, अब हम उसकी बदमाशी देखेंगे। जो व्यक्ति, ये ब्रजेश भाई हैं, 32 साल पुराना छठ घाट चल रहा है मांगीराम पार्क एक्सटेंशन के अंदर। उस 32 साल पुराने छठ घाट में पूरे मांगीराम पार्क एक्सटेंशन बुध विहार फेज 1 से और तमाम जगहों से, क्योंकि सबसे पुराना घाट है, तमाम जगहों से लगभग 10,000 लोग उस घाट पे रहते हैं। उस घाट के ऊपर 10-10 रुपए बेईमानी की चीजों का आरोप लगाया इन्होंने। वो जो सीवर की दलाली खाते हैं, पीएनजी की दलाली खाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस की दलाली खाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस की दलाली खाते हैं, जो फ्लड की दलाली खाते हैं, जो पीडब्ल्यूडी की दलाली खाते हैं, उन लोगों ने जो धार्मिक महाछठ पर्व है जो 32 साल से चल रहा है, और एक एक बच्चे से, कॉलोनी में एक एक बच्चे से पूछ लें
कि उस छठ घाट को वहां के कॉलोनी वासी कितनी श्रद्धा से मनाते हैं और कितनी श्रद्धा से वहां पर दान देते हैं। उस 10 रुपए के आरोप का और बाकी और चीजें करी, तो उसके बाद चीजें शुरू हुई। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी है? आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विधायक जी को ये बताने के लिए करनी पड़ रही है कि आपका पीए दीपक जैन, जो आप ही के भाई की बात करता है कि ये पोस्ट आप शेयर कर दो कि विधायक के भाई राजकुमार गोयल के नकली घी के प्लांट पकड़े गए हैं। वो मुंह से नहीं बोला उसने मेरे ऑफिस में आके, उसने ये चीज बोली कि चुपचाप पर्ची पे लिख के मेरे को पकड़ा दी, और धीरे से बोला क्योंकि बड़ा सातिर और बहुत ही सोशल मीडिया का एक्सपर्ट कमीने टाइप का इंसान है। तो कि इसको आप पोस्ट कर दो, क्योंकि उसको पता था कि मेरी और विधायक की नहीं बन रही है। उस वाले पार्ट पे मैंने वो नहीं आज तक भी हाईलाइट नहीं किया था। मैं सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूं, जो विधायक जिसको विधायक अपना पिता तुल्य बनाता है, अपनी सारी चीजें करता है, उसी विधायक की जड़ खोदने में लगा हुआ है। उसी विधायक के भाई के जो आरसीसी प्लांट की जानकारी दी, विकास गोयल की झूठी खबरें कि मैं उसके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़वा दूंगा, मेरे वाले पार्ट पे बदमाशी, सट्टा, माँ बाप को पीटना, ये आरोप लगाए। ऐसे घटिया इंसान को आपने ऐसी क्या मजबूरी है? लोग तो ये कहते हैं कि आपकी वीडियो है उसके पास। उसी दीपक जैन की मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उसी दीपक जैन ने उसके सगी बहन है, ये भगवान ने उसकी बहन के संग बहुत अच्छा नहीं किया, हम संवेदना प्रकट करते हैं। उसकी सगी बहन के हस्बैंड गुजरे कोरोना काल में, आज से 1.5 साल 2 साल पहले। उसी दीपक जैन ने उसी दौरान में उसके ससुर गुजरे, लड़की के ससुर गुजरे, तो उसने उसकी जब माता जी को भी कोरोना हुआ तो इस दीपक जैन ने वहां पर ये बोला कि आपकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है, जबकि वो कोरोना पॉजिटिव थी उनकी माँ। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरी माता जी मेरे साथ बैठी हुई है, वो मेरी माता जी, मैं अपने माँ बाप को पीटता हूं या नहीं पीटता, या जीवन भर में भी कभी पीटा या नहीं पीटा, वो अभी माता जी के मुंह से सुनेंगे। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, विधायक जी अगर दीपक जैन में हिम्मत है तो वो अपनी जो उसकी बहन की सास है उनका इंटरव्यू एक लाइव करके दिखाए और बताए कि उसने कोई छल नहीं किया हुआ। बुध विहार फेस 1 में एक व्यक्ति को पता है कि दीपक जैन ने अपने दामाद के, जो अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत उभरता हुआ व्यापारी था, इत्तेफाक से दुर्भाग्यवश उसकी बेचारे की मृत्यु हुई। उस मृत्यु के अंदर भी उसकी पूरी फैक्ट्री हड़पी, उसके पूरे प्लॉट हड़पे, उसका पूरा फंड हड़पा, उसके अकाउंट के पैसे हड़पे, और जो लाखों करोड़ों रुपए के होर्डिंग, फ्लाइट, ये सारी चीजें आप जो देख रहे हो, ये वो पैसे, और उसके अलावा जो ये अलग अलग डिपार्टमेंटों को ब्लैकमेल करके पैसे लेता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से रिश्वत के नाम पे पैसे लेता है, उसके आधार पे इस पे जब ये पार्टी में आया था उस समय इसके पास 10 रुपए नहीं हुआ करते थे ई रिक्शा पे चलने के लिए या रिक्शा पे चलने के लिए। आज ये हवाई जहाजों पे चलता है, आज बड़ी बड़ी संस्थाओं का पैटर्न ट्रस्टी बन रहा है, बड़ी बड़ी संस्थाओं को डोनेशन देता है। कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो उसके अंदर 11,000 21,000 रुपए या जूस फल बंटवाता है। इस पे इतना पैसा आया कहां से? इसकी आप रिटर्न चेक करवाएं, इसकी रिटर्न पेश करें, कौन सी रिटर्न के इसके बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं। सारा का सारा पैसा दलाली का है। और अगर विधायक श्री महेंद्र गोयल इन सभी चीजों पे खामोश हैं तो कहीं ना कहीं ये सहमति उसके ऊपर भी है। अब हम एक बार अपनी माताजी की बात सुनवा के फिर विषय पे दोबारा आएंगे। हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले उसका मुंह क्यों नहीं टूट करके गिर गया कि ये झूठा अपरच्छा मेरे लड़के के ऊपर लगाया है। और वो कैसे एक शब्द को कहा है, अगर मैं एक श्राप दूंगी तो जल के भस्म हो जाएगा। वहीं लड़का है हमारा, आज तक हमको तू नहीं कसा है, कुछ भी नहीं कहा, और वो हमको मारता पीटा है। हम उससे प्यार करके उसके सारे साथ घूमते हैं, जहाँ भी जाता है हर जगह हम जाते हैं। भूख हड़ताल करा वहाँ हम बैठे रहे, जो लड़का पीटता उसको हम घास डालते। तो कह दो कि झूठी बातें कहने से पहले एक बार विचार करें, नहीं तो मेरा श्राप इतना जबरदस्त लगेगा कि भस्मासुर जैसा भस्म हो जाएगा। बात बोला कर, सही बोला कर,
झूठ मत बोला कर। या तो वो अपने माँ बाप को पीटा है, इसीलिए उसके मन में ये जागृत हुआ है। आज तो पीटने का करा है, कल को और कुछ कह देगा कि विनीत अपने माँ को लेकर के ऐसे यहाँ जाता है वहाँ जाता है, कुछ और भी कह सकता है। ऐसे झूठे आदमी को क्यों रखे हैं विधायक ने? ये जरूरी, ये मामला एक बार को हो सकता है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अगर ये बात होती तो निश्चित रूप से बहुत गलत बात होती। अब सवाल ये है कि दीपक जैन जो विधायक का पीए, वो अपनी गिरेबान में झाके कि उसने अपनी बहन के साथ क्या किया। 2 महीने बाद ही, पति के गुजरने के 2 महीने 1.5 महीने बाद ही जिस व्यक्ति से उसकी शादी करी, उस व्यक्ति से भी, उसके घर से भी उस बहन को बेचारी को निकलवा दिया है। उसको कहीं पे वो दर की ठोकरें, उसकी ससुराल वाले भी दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो लड़की भी दर की ठोकरें खा रही है। विधायक को एक जगह मीटिंग करवाई, 15-20 लोग सामूहिक बैठक में बैठे और वहां पर लगभग विधायक को धक्का मुक्की और थप्पड़ तक पड़ गए थे इसका समझौता कराने के अंदर। तो जो जिस व्यक्ति का खुद का घर शीशे का हो, उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। मैं विधायक जी आपसे निवेदन कर रहा हूं विशेष, हालांकि अभी आपके भ्रष्टाचारों पे प्रकाश डालेंगे कि ये भ्रष्टाचार आपके द्वारा हुए या आपके चेलों के द्वारा हुए या किसके द्वारा हुए, ये आप स्पष्टीकरण देना। और ये आज 2 आरोप बता रहे हैं और बड़े आरोप हैं, और आपको खुली चुनौती दे रहा हूं, इन आरोपों में जरा सी भी गलत हो तो जहां मानहानि का, आपका चेला बहुत मानहानि के दावे करता है दूसरों के ऊपर, सिर्फ सवाल पूछने पे ही मानहानि के दावे डाल देता है। अगर जरा भी हमारे आरोप गलत हो तो मानहानि का दावा डाल देना आप विधायक को। आपके द्वारा की गई एफआईआर के अंदर मेरे ऊपर सम्मन आ गया है, लेकिन जो हमने अभी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रखी है, जो आपने अंबेडकर हॉस्पिटल में जानलेवा हमला करवाया था, उसकी एफआईआर दर्ज है, लेकिन चार्जशीट अभी आप पे दाखिल नहीं हुई। उसके लिए भी हम अनशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हर जगह करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी जगह सच हो, आपका दामन पाक है, और ये भ्रष्टाचार किसकी नाक के नीचे हो रहे हैं, इसका आप स्पष्टीकरण जरूर देना। और ये वीडियो, ये सोशल मीडिया पे जितनी चीजें चल रही हैं, इसको टैग भी करेंगे, इसकी सारी चीजें आगे भी भेजेंगे, केंद्र सरकार पे भी भेजेंगे, एलजी पे भी भेजेंगे, सीएम पे भी भेजेंगे, हर जगह भेजेंगे। आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए और आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो अब विषय पे आ जाते हैं कि प्रगतिशील लोक मंच आखिर क्यों बना। तो जाहिर सी बात है कि जब हमने भूख हड़ताल की, भूख हड़ताल करने के बाद इनको वो कामयाबी पची नहीं, और उसके एवज में इन्होंने मुझे अपने रिठाला विधानसभा के वार्ड 28 से हटाया। मेरे स्वाभिमान पे मैंने वो बहुत सारी चीजों का दोहराव नहीं करूंगा, वो बहुत सारी चीजें बहुत सारे सभी लोगों को पता है। संक्षेप में प्रगतिशील लोक मंच में पिछले 4 अक्टूबर से 4 दिसंबर से लेके अब तक क्या किया, बस एक एक लाइन बताऊंगा। उसके बाद मैं ब्रजेश भाई से निवेदन करूंगा कि वो आज के भ्रष्टाचारों को, बहुत बड़े भ्रष्टाचार हैं, उनको उजागर करेंगे। अंबेडकर हॉस्पिटल पे हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, डीडीए जमीन के घोटाले की हमने बात की थी। आज भी डीडीए की कल रात की बात है, वीडियो उपलब्ध है, कोई हवा में बात नहीं कर रही। 1 महीने पहले एमसीडी के द्वारा वहां की उनके जाटों की जगह की, जो वहां पे कब्जा करके बैठे हुए डीडीए की लैंड की, 1 महीने पहले भी एमसीडी के डंपर और जेसीबी गाड़ी वो जगह खाली कर रही थी। कल रात को भी वहां पर डंपर और जेसीबी से जिस डीडीए की लैंड पे बच्चे, बुजुर्ग, युवा घूमेंगे, टहलेंगे, जिसका सपना प्रगतिशील लोकमंच ने सजोया हुआ है और जो काफी हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस जगह को विधायक और उसके चमचे खाली कराने में और कब्जा करवाने में लगे हुए हैं। हम वो संघर्ष कर रहे हैं। हमने अंबेडकर हॉस्पिटल के संघर्ष को आगे बढ़ा रखा है। मांगेराम पार्क में हमने जो घोटाला था, 125 करोड़ रुपए की जगह 2.5 करोड़ रुपए पेड करवाए गए विधायक के माध्यम से। 1 करोड़ 25 लाख था, उसके 2.5 करोड़ रुपए पेड करवाए गए। दिल्ली जल बोर्ड की सीवर मेंटेनेंस पे ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि 10 फुट की गली, जिसका हमने आंदोलन किया था हल्ला बोल, 10 फुट की सभी लगभग 99% गलियों में सीवर नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, सड़क नहीं है, उसका पैसा भी इन्होंने रिलीज कर दिया है। सीवर का पूरा जो अवार्ड फंड है, बहुत बड़ा फंड सीवर का, सीएम साहब ने उसका वो किया था, उद्घाटन किया था बुधवार में, वो अमाउंट ट्रांसफर हो गया, मगर बुधवार में आज भी पूरे सीवर नहीं डले हैं। जहां सीवर की खुदाई करी, उस सीवर के बीच में आरसीसी डालनी होती है। विजय विहार में जाके देख लो, फेज 1 में जाके देख लो, फेज 2 में जाके देख लो, 3-3, 4-4 फुट के जो गड्ढे हैं, वो गड्ढे आज भी हैं। इसीलिए क्योंकि उसकी भराई के जो पैसे हैं वो खा गए।
वो आईजीएल की लाइनें डल रही हैं। आईजीएल की लाइन के पीछे तीन मूर्ति मंदिर रोड को 1 साल तक लेट रखा। 20 रुपए स्क्वायर फुट आईजीएल से खुली रिश्वत ली है इन्होंने। 20 रुपए स्क्वायर फुट से आप जोड़ लो, बुधवार फेज 1 और फेज 2 में आईजीएल की लाइनें डली हैं। 20 रुपए स्क्वायर फीट की इनके चेलों के द्वारा, चमचों के द्वारा रिश्वतें ली गई हैं आईजीएल से। सिर्फ उस वाले पार्ट पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। वो जो काम कंप्लीट नहीं हुआ, 10 फुट की गलियों का हम संघर्ष कर रहे हैं। 10 फुट की गली में इंसान रहते हैं। 10 फुट की गली में ना पानी है, ना सड़क है, ना सीवर है। लोग अभी भी नरकीय जीवन जी रहे हैं। जो अब मैं बाकी की चीजें मैं अब निवेदन करूंगा, जो जिसके लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये बेसिक चीजें थी, माफ कीजिएगा इसमें थोड़ा समय लगा। मैं निवेदन करूंगा ब्रजेश भाई से कि ब्रजेश भाई इन घोटालों पे बात करें, और जो आज हमने जिन 2 घोटालों पे चर्चा की है उन्हीं घोटालों पे बात करें। बाकी जो बड़ी घोटाले हैं बहुत जल्दी हम उन घोटालों पे भी बात करेंगे। साथ ही सबसे पहले तो सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे कवरिंग के लिए आए। और ये जो बात हुई, सबसे पहले जो भ्रष्टाचार है वो शुरुआत हुई क्यों, तो वो बताना चाहूँगा। आज से करीब 3 महीने पहले प्रगतिशील लोकमंच ने एक प्रोटेस्ट किया था। एक शमशान घाट रोड है जो वीर सिंह कॉलोनी का रोड है, जो शमशान घाट रोड सेक्टर 24 को और बुद्ध विहार को जोड़ता है। उसका टेंडर 2020 में हुआ था 1,58,00,000 का, और वो जब रोड बना था उसके बनने के ठीक भी 1 या 2 महीने के अंदर वो रोड पूरा टूट गया था। उसको लेके प्रगतिशील लोकमंच ने एक प्रोटेस्ट किया था। ये प्रोटेस्ट है, इसमें ज्ञापन दिया था हमने, और यहाँ पे हमारे डिमांड में लिखा हुआ है शमशान घाट वाला रोड 60 फुटा रोड जो 2 बार बनने के बाद भी टूट चुका है, बुद्ध विहार फेज 2 को अच्छी गुणवत्ता के साथ दोबारा बनाया जाए। हमने कहा था दोबारा बनाया जाए, मतलब ये नहीं कहा था कि दोबारा से टेंडर निकाल के बनाया जाए। हमने तो ये कहा था कि जिस ठेकेदार ने उस रोड को बनाया जो 3 महीने के अंदर टूट गया, तो विधायक जी ने इतना सीरियस ले लिया कि नया टेंडर निकाल के उस रोड को दोबारा बना दिया। तो उसके लिए क्या क्या हुआ उसकी डिटेल में एक बार बताना चाहूँगा। ये हमारे पास डिटेल है सारी, आरटीआई के पेपर, आरटीआई के ये पेपर है। ये है पुराना टेंडर। ये प्रदीप कुमार की कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था। जो ये टेंडर अलॉट हुआ था 1,58,00,000 का। इसमें रोड भी बनाना था और उन्हें साथ में नालियाँ बनानी थी। नालियों के कई मतलब ये BOQ होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी, ये सारी डिटेल है उसकी कि ये आइटम उनको लगानी थी। ये सारी आइटम जो टोटल बनता है 1,58,00,000। ये जो टेंडर है स्टार्ट होना था 12/10/2019 को और कंप्लीट होना था 11/4/2020 को। कोरोना की वजह से कुछ एक्सटेंशन वगैरह मिली तो ये 2021 हो गया बढ़ के। अच्छा, साथ के साथ 2021 इसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाना था कंप्लीट, तो एक ना वारंटी क्लॉज होता है कि आपको रोड को कम से कम, यहाँ लिखा हुआ है क्लियर, और ये वारंटी नहीं है, ये गारंटी वर्ड लिखा हुआ है, गारंटी क्लॉज है कि आपको कम से कम 60 महीने तक इस रोड को मेंटेन करके रखना है। अगर कुछ भी टूट फूट होती है तो दोबारा आपको इसी के अंदर उसे कंप्लीट करना है। ये तो गारंटी क्लॉज है, साथ में मेंटेनेंस का क्लॉज है कि 5 साल तक आपको उसे मेंटेन भी करना है। यानी 1,58,00,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 5 साल तक वो रोड चलना चाहिए था, और अगर नहीं चलता है तो दोबारा आपको उस रोड को वही ठेकेदार बना के देगा। अब हुआ क्या, जो हमारा ये प्रोटेस्ट था उसकी वजह से विधायक जी इतने दबाव में आए, विभाग इतने दबाव में आया कि उन्होंने क्या किया, 12 अगस्त 2022 को एक नया टेंडर निकाला। ये जो टेंडर था इसमें क्लियर लिखा हुआ है, ये जो टेंडर है ये विधायक के फंड, MLA फंड से, यहाँ पे क्लियर मेंशन है, ये MLA फंड से अलॉट हुआ। और ये जो अलॉट हुआ एक हिमांशु एंटरप्राइजेस, पहले जो था वो प्रदीप कुमार, और अब जो टेंडर अलॉट हुआ वो हिमांशु एंटरप्राइजेस, और वो टेंडर अलॉट हुआ 58,30,000 रुपये में। अच्छा, एक चीज़ मैं और अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा, जो अभी मैंने BOQ दिखाया आपको पुराने टेंडर का, उसमें कम से कम 20 आइटम थी जो 1,58,00,000 का था, और इसमें 4 आइटम है, गिनती की 4 आइटम, और ये 58,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट था। यानी वहाँ पे नालियाँ भी बनानी थी, नालियों पे ढक्कन भी डालने थे, वहाँ खोदना भी था उस रोड को बराबर करके लेवलिंग करके, तो 1,58,00,000 और 58,00,000 में ये 4 आइटम एग्जीक्यूट करवाए, वो भी जब वो 1,58,00,000 ऑलरेडी खर्च कर चुके थे। तो 58,00,000 का तो ये घोटाला सिर्फ एक शमशान घाट रोड को बनाने में, और अभी वो हाल ही में अभी 2 दिन पहले ही बन के तैयार हुआ है। और तैयार तो छोड़ो, वहाँ पे विधायक जी ने पूरे होर्डिंग लगा दिए, बुद्ध विहार को मिला एक नया रोड, साथ में ये तो ये भी लिख दो
58 लाख का खर्चा ये है और 1,58 का खर्चा पहले था। सर ये घोटाले से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो ब्रजेश भाई ने बताया कि विधायक के होर्डिंग लगे हुए हैं, उस होर्डिंग में विधायक मुस्कुरा रहे हैं और उनके जो टीम के पार्ट के लोग हैं वो तो समर्पित लोग हैं, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, वो सोशल मीडिया पे डलवाया जा रहा है क्योंकि ऐसी काली रोड इनको तो ये लग रहा है कि जनता को पता नहीं है, जनता तो खुश हो जाएगी कि रोड बन गया, बेहतरीन रोड बन गया। लेकिन ये इतना बड़ा जो घोटाला किया, जो 2021 में रोड कंप्लीट हुआ और 2026 तक चलना था जो रोड, उस रोड की मेंटेनेंस या उसकी दोबारा रिपेयर की जगह नया टेंडर कर दिया। ये 2.25 करोड़ का जो घोटाला है, इस घोटाले पे क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी संज्ञान लेंगे? और मैं बीजेपी के तमाम आला कमान जो नेतृत्व, अगर हमारी सोशल मीडिया को मैं कह रहा हूं कि संबंधित लोगों तक पहुंचाना, इस बातों को संबंधित लोगों तक पहुंचाना, एलजी साहब के पास आप पहुंचाएं, हमारे पास इसके रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। मनीष चौधरी जी यहाँ के विधायक प्रतिनिधि हैं, वो डिटेल हमसे लें, एलजी साहब के पास जाएं, एलजी साहब इस समय सारी चीजें ढूंढ रहे हैं। तो इस विधायक, जब और विधायकों की गिरफ्तारी हो सकती है तो महेंद्र गोयल क्यों अछूता रहे? ये बड़ा घोटाला है और ये विधायक के द्वारा कराया गया है। विधायक ही इसकी परमिशन देता है, बोर्डों पे लिखा हुआ है, इस चीज को नकार नहीं सकते कि एमएलए फंड से ही रोड बनाया गया है। तो मैं दोबारा ब्रजेश भाई पे माइक दूंगा कि वो दोबारा दूसरे घोटाले पे बात करें और जरूरत पड़ी तो दोबारा हम बात करेंगे कि विधायक की जो आंखों की पट्टी है वो कब हटेगी। जो शमशान घाट रोड बना था, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो प्रदीप कुमार की कंपनी को मिला था और प्रदीप कुमार की कंपनी ने वो 1,58 में पता नहीं कितने पैसे लगाए नहीं लगाए, जो 2 महीने में रोड टूट गया। तो इस मैटर पे ये होना चाहिए था कि प्रदीप कुमार की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए था कि आगे से उसे कोई टेंडर ना मिले। लेकिन इसका इनाम क्या मिला? वो इनाम क्यों मिला? क्योंकि विधायक के जेब में पैसे गए होंगे। इसका इनाम ये मिला कि प्रदीप कुमार की कंपनी बुद्ध विहार, विजय विहार, बुद्ध विहार फेज 1 फेज 2 में 10 या 12 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है, जिन सड़कों को वो बना रहा है इस टाइम। लोहे के गेट के सारे कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादातर 90% कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है। छठ आने वाली है, लास्ट टाइम भी छठ मनाई गई थी, छठ घाट के मोर देन 80% कॉन्ट्रैक्ट प्रदीप कुमार के पास है और इस बार भी शायद वो उसी को मिले। तो ये अवार्ड दिया जाता है कि ब्लैकलिस्ट करने की जगह उनको अवार्ड दिया जाता है नए कॉन्ट्रैक्ट, और आगे पता नहीं कितने कॉन्ट्रैक्ट और मिलेंगे। तो अगले घोटाले की तरफ मैं रुख करना चाहूँगा। अगला घोटाला पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में, मतलब 1 साल पहले करीब, रिठाला विधानसभा, पूरी विधानसभा के अंदर, अगर आप लोगों ने भी देखे होंगे रास्ते में कहीं नीले कलर के बोर्ड देखे होंगे, अभी भी हैं कार्यकर्ताओं के बोर्ड लगे हुए हैं। वो कार्यकर्ता कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं है, वो एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, कोई संगठन मंत्री है, कोई मंडल प्रमुख है या पता नहीं कौन है। पूरी विधानसभा में 165 बोर्ड लगाए गए हैं पीडब्ल्यूडी के द्वारा, उस पर स्टैंप लगी हुई है पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार। और वो 165 जो बोर्ड हैं वो 80 लाख रुपए के बोर्ड है। अगर मैं उसे डिवाइड करूं तो लगभग वो एक बोर्ड 48,000 के आसपास पड़ता है। मतलब ये जो बोर्ड है और टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 80 लाख का, मतलब 1,58,00,000 में आप शमशान घाट रोड को पूरा बना देते हैं और 80 लाख रुपए लगाते हैं ताकि आपका वो कार्यकर्ता खुश हो जाए, जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है। और ये हमारे पास ये पूरे यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है क्लियर, अगर किसी को कॉपी चाहिए तो कॉपी मिल जाएगी। ये सारा काम एमएलए फंड से हुआ है। साइनेज बोर्ड इंस्टॉल्ड एज पर रिक्वेस्ट लेटर ऑफ कंसर्न एमएलए थ्रू एमएलए फंड, यानी ये सारा पैसा जो 80 लाख रुपए खर्च किए गए अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, वो सारा पैसा पब्लिक का पैसा था, वो एमएलए फंड से लगे हुए। एमएलए जी के जेब के पैसे नहीं थे, वो एमएलए फंड गवर्नमेंट के फंड से लगाया जाता है और गवर्नमेंट का जो फंड होता है वो पब्लिक के टैक्स के पैसे से आता है। इसके बाद अब इससे भी मजेदार बात, अभी बात चल रही है दीपक जैन जी की, तो उन्हीं की बात कर ली जाए। विधायक महेंद्र गोयल जी के पास एक लेटर आता है पीडब्ल्यूडी की तरफ से कि जो आपने रिक्वेस्ट दी थी जितने बोर्ड बनने थे उनका एक बार डिजाइन फाइनल कर दो, कि हमने ये डिजाइन बनाए हैं, सारी चीजें चेक कर लो। पीडब्ल्यूडी ने लेटर भेजा है 2/9/2019 को। विधायक महेंद्र गोयल जी, यहाँ लिखा हुआ है महेंद्र गोयल जी, माननीय विधायक रिठाला विधानसभा, पानी की टंकी अवंतिका चौक। अब इसकी अप्रूवल देने वाला कौन है? इसकी अप्रूवल देने वाला है दीपक जैन। यहाँ पे दीपक जैन जी के साइन है। मुझे बताएंगे वो कौन से पोस्ट पे बैठे हुए?
कौन सा उन्होंने गवर्नमेंट आईएएस का एग्जाम पास किया है, क्या है वो सेक्रेटरी हैं, किस लेवल पे सेक्रेटरी चुने गए हैं। और ये सारे बोर्ड, ये लिस्ट है, पूरी लिस्ट है 165 बोर्ड, हम हवा में बात नहीं कर रहे, हमारे पास ये सारी लिस्ट है। और इस लिस्ट को अगर आप पढ़ेंगे, आकाश दहिया सेवक आम आदमी पार्टी, ठीक है, आप यहाँ पढ़ेंगे क्या नाम है, पंकज कुमार पहचान पत्र प्रमुख, कहाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ पे आम आदमी पार्टी लिखा हुआ है। मैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिला। ये लिखा हुआ है मीना सोम विधानसभा अध्यक्ष, माधुरी कश्यप जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, कहीं पे भी दिल्ली गवर्नमेंट नहीं लिखा। हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे अगर आप बोर्ड में देखेंगे ना, वहाँ लिखा हुआ है दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी, यानी ये सारे बोर्ड पीडब्ल्यूडी ने लगाए हैं। तो ये तो दो छोटे से घोटाले थे, 80 लाख का एक घोटाला जो रिठाला विधानसभा में साइनेज बोर्ड लगाए गए, और 1 करोड़ 2.25 करोड़ का वो घोटाला हो सकता है, उसमें 50-60 लाख लगाए भी होंगे, तो 1.5 करोड़ के 2 घोटाले। और जल्द ही ये तो छोटे छोटे घोटाले, अभी विजय विहार, बुद्ध विहार फेज 1, बुद्ध विहार फेज 2, ना जाने कितनी गलियां बनी हैं, उन सबके घोटाले जल्दी आप सबके सामने लाएंगे। मैं अब निवेदन करूंगा कि जो साथी सवाल करना चाहें वो सवाल कर सकते हैं। मंथली की बात करिए आपने, तमाम डिपार्टमेंट से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो चाहे कई अन्य डिपार्टमेंट का नाम लिया आपने, उसका कोई वीडियो साक्ष्य, कोई फोटो कुछ हो जिससे ये प्रूफ होता हो कि वो मंथली लेते हैं उनसे? हम इसको खुले में बोल रहे हैं और सोशल मीडिया लाइव भी चल रहा है, मीडिया के माध्यम से भी चल रहे हैं। मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे चल रही है। आप ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाएं, वहां पर आपको सारे बाहर दलाल बैठे मिलेंगे। आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं, वहां पर आपको बाहर दलाल मिलेंगे। आप एक चीज बताइए, एक विधायक की तनख्वाह कितनी होगी? 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी होगी, वटेवर, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम, वो भी हम पता करके फाइनली बता देंगे। सिर्फ रिठाला विधानसभा के अवंतिका कार्यालय के अंदर, सिर्फ अवंतिका कार्यालय, ये मैं अपनी बात करने में भूल गया था, दिल्ली जल बोर्ड ने एक कमरा मुहैया कराया था, इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का पूरा कार्यालय कब्जा कर लिया है। अपने व्यक्तिगत जन्मदिन मनाते हैं, उसके अंदर 2-2 बार से जन्मदिन मना रहे हैं। इनके बाप का नहीं है दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस, ये अपना जन्मदिन मना रहे हैं वहां पर। एक कमरे से लेके इन्होंने पूरे दिल्ली जल बोर्ड पे कब्जा कर रखा है आज की डेट में। ये जो इनका भारी भरकम स्टाफ है, जो इनके चेलों ने भी अपने स्टाफ रख रखे हैं, उनके पैसे कहां से आते हैं उसका जवाब दे। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, रजिस्ट्रार ऑफिस से इनके पैसे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफिस से इनके पैसे जाते हैं, और हिडन, अगर आपको कभी हिडन चीजें चाहिए होंगी तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर हम आपको हिडन सबूत भी दे देंगे इस चीज के। और बिना सबूत के बात कर रहे हैं, इनमें जिसमें दम हो, ये उसके मेरे ऊपर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। नहीं जी, अभी जो बोर्ड दिखाई दे पीडब्ल्यूडी वाले, और इसमें तमाम आपने आरोप भी लगाए, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा है तो वो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की भी तो नाकामयाबी है कि भाई वो दिल्ली सरकार का विभाग है पीडब्ल्यूडी, और वो एक विधायक उसके पास लिस्ट भेज देता है कि इसके बोर्ड बनाओ, और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बोर्ड बना के भेज रहा है। वो जांचता भी नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं उसके अंदर, किस पद का बंदा है, और हम उसके बोर्ड बना के दे रहे हैं, वो भी तो पूरी तरह से शामिल है। इसका ब्रजेश भाई जवाब। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो एमएलए फंड होता है वो एमएलए डिसाइड करता है कि वो कहाँ कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। उसमें अधिकारियों का इंटरफेरेंस बहुत ही कम होती है। ये बात हमने कही थी, हमने पीडब्ल्यूडी में कंप्लेंट भी डाली थी इसे लेके। तो उनका ये कहना है, अगर हमें वो कहेंगे कि गड्ढे में कूदना है, उसके लिए पैसे दो, एमएलए फंड से अगर वो पैसा आता है तो कह रहा हमें गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो ये सही है गलत है? ये अब गलत है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, गलत है। जनता का पैसा एमएलए को फंड मिला है, तो ये एमएलए की भी समझदारी होनी चाहिए और उस ऑफिसर की भी समझदारी होनी चाहिए कि उसका कैसे यूज किया जाए। लेकिन वहाँ पे हमें उन अधिकारियों से यही पता चला कि अगर विधायक कहेगा मेरे फंड से आप ये गड्ढा खोदो, तो वो गड्ढा खोदना पड़ेगा। अभी आपने कहा कि भाई आपको पद से रिठाला विधानसभा के विधायक ने हटाया, आप अभी भी पार्टी के अंदर हो, और जब पार्टी से आपके पास अभी भी मैसेज आता है कि भाई आप इस कार्यक्रम को संभाल, ना पार्टी से हटा, ना मैं पार्टी में हूँ। मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ। जब तक मेरे स्वाभिमान पे, जो इन्होंने मेरे स्वाभिमान पे चोट पहुंचाई थी, जब तक मेरे स्वाभिमान को ये वापस नहीं लाएंगे, उसके बाद पहले तो इनको खेद प्रकट करना पड़ेगा कि विनीत उपाध्याय, आपको मैं बड़ी रोचक बात बता रहा हूं, रिठाला विधानसभा के मोर देन 98% लोगों को पता है कि विनीत उपाध्याय के संग गलत हुआ है। विनीत उपाध्याय के संग विधायक ने और इसके चंद गुर्गों ने गलत किया है। उसके बावजूद भी आज तक ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि हम विनीत उपाध्याय को कैसे वापस लाएं। हम विनीत उपाध्याय के संग जो गलत हुआ उसका हम कम से कम यही बोल रहे हैं कि विनीत उपाध्याय के संग गलत हुआ था।
जब तक स्वाभिमान नहीं लौटेगा तब तक विनीत उपाध्याय पार्टी में ना है, ना था, ना रहेगा। और जब ये अपनी गलती को महसूस कर लेंगे, मैं माफी मांगने की बात नहीं कर रहा, आदमी अफसोस भी तो जता सकता है। जब ये मान लेंगे उसके बाद प्रगतिशील लोक मंच की कोर टीम बैठेगी, उसके बाद फैसला करेंगे कि हमें इस पार्टी के अंदर रहना चाहिए, क्या हमें इस पार्टी में दोबारा काम करना चाहिए। जिस पार्टी ने पिछले 9 महीने 10 महीने से अभी तक संज्ञान नहीं लिया कि विनीत उपाध्याय भी कभी आपके झंडों के संग चलता था। विनीत उपाध्याय रात को 2-2 3-3 बजे होर्डिंग टांगता था। विनीत उपाध्याय बीजेपी के पोस्टरों को फाड़ के और आम आदमी पार्टी के पोस्टरों को चिपकाता था। जब तक आला कमान और यहाँ के लोग मेरे स्वाभिमान को नहीं लौटाएंगे तब तक ये चीजें ऐसी ही चलेंगी। अच्छा, आगे भी एक चीज और रखूंगा, एक शब्द में मतलब मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल ना बड़ा महत्वपूर्ण है कि वाकई आप क्षेत्र की जनता ये जानेगी कि आप अब आम आदमी पार्टी में हो या आम आदमी पार्टी में नहीं हो। बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, कोई ऐसा अगर कोई इनका अहंकार इतना है, असल तो आएंगे नहीं, आएंगे भी तो मैं भी माफी मांगने की बात नहीं कर रहा, मैं खेद प्रकट करने की बात कर रहा हूं कि जो हुआ वो गलत हुआ। उसके बाद जब ये विधायक अपनी सीट से त्यागपत्र देंगे या जब ये 2 साल के चुनाव के बाद हटेंगे, कोई दूसरा विधायक प्रतिनिधि यहाँ पर आएगा, उसके बाद हमारा पैनल बैठ के तय करेगा कि क्या हमें प्रगतिशील लोकमंच को राजनीतिक रूप से कोई सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये भविष्य का सवाल है, लेकिन जब तक ये विधायक है तब तक विनीत उपाध्याय और प्रगतिशील लोकमंच किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी रिठाला विधानसभा का समर्थन नहीं करेगी। इसमें जैसे कि आपने बताया कि आप रिठाला विधानसभा में जब तक विधायक चेंज नहीं होते आप किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। उनके चेंज होने के बाद आपकी टीम एक बार ये बैठ के विचार कर सकते हैं कि हाँ हमें उस पार्टी में जाना है या नहीं जाना है, या किस तरह से अपनी आगे की रणनीति तय करनी है। तो इसमें हम कुल मिला के ये मान लें कि पार्टी भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों को छुपाने की कोशिश कर रही है, या फिर पता होते हुए भी इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है, किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। कोई भी राजनीतिक दल, सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, कोई भी राजनीतिक दल जब तक उसके किसी बड़े चेहरे के ऊपर ओपन चीजें नहीं आती तब तक कोई भी पार्टी उसका बचाव करती है। मेरे को ये अचंभा हो रहा है कि इतनी सारी चीजें हम लगातार बोल रहे हैं विधायक के खिलाफ, और ऐसा नहीं कि ये चीजें ऊपर जा नहीं रही हैं, हम चीजों को टैग भी करते हैं, हमारे लाइव को, हमारी पोस्ट को बारीकी से देखा जाता है। और बहुत सारे साथी आज भी हमारे मित्र हैं ऊपर। मैं बहुत ऊपर के लेवल पे बहुत नजदीकी कैबिनेट स्तर के लोगों के साथ बैठ के प्लानिंग पार्ट के अंदर था। ऐसा नहीं है कि विनीत उपाध्याय घास फूस था, मैंने चटाई भी उठाई हुई है और मैंने कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के साथ व्यक्तिगत मतलब बड़े प्रोग्रामों की रूपरेखा भी तय की गई है। तो बहुत सारे संपर्क आज भी हैं और सारी चीजें व्यक्तिगत मेल के माध्यम से वो आज भी जाती हैं। अगर हम आपने जैसे कि बोले एक बड़ा चेहरा जो महेंद्र गोयल जी हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उनको तो सारी विधानसभाओं में सभी विधायकों में नंबर 1 विधायक माना जाता है। नकली ये मान लो एक एजेंसी है, उदाहरण के तौर पे मैं एक एजेंसी खोल लूं और उस एजेंसी में जाके सबके पास घूमूं कि जी नंबर 1 का कंपटीशन चल रहा है, उस कंपटीशन में आपके द्वारा क्या चीजें चलाई जा रही हैं, तो 5,000, 10,000, 50,000, लाख जो भी वटेवर अमाउंट हो, लेकिन बिना किसी ट्रस्ट वाली एजेंसी के थ्रू ये चीजें चली और तथाकथित नकली पोस्ट के आधार पे इनको नंबर वन बोला गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनकी कारगुजारियां देख लो, आपकी सदा नंबर 1 है भ्रष्टाचार में, नंबर 1 है अहंकार में, नंबर 1 है अपने जो इनके जो गलत चेले हैं उनको बचाने में, और नंबर 1 भविष्य में जब होंगे, जब ये इन सब चीजों से आप प्रायश्चित करेंगे और भविष्य में दोबारा क्षेत्र के लोगों से कनेक्ट होंगे। वहीं अगर हम बात करें जैसे कि आपने दीपक जैन पर जो आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कोरोना काल में जो उनकी जीजा थी उनकी जो अकाल मृत्यु हुई, उसके बाद जो उनकी बहन है उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सब उन्होंने हड़पी और कहीं ना कहीं वो अपने प्रचार और प्रसार में यूज किया, तो ये आप किस बेसिस पे कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरह का जो काम है उसको अंजाम दिया? मैंने ये बोला ना, मैंने खुली चुनौती दी है कि जैसे मैंने अपनी मम्मी की, इन्होंने परसों आरोप लगाया था कि मैं अपने माता पिता को पीटता हूँ। अभी पिताजी मेरे यही हैं, घर में ही हैं, वो 3 साल से बेड रेस्ट पे हैं, उनकी चोट लगी हुई है। आप सीधे यहीं से अभी वहां पे भी जाके उनसे पूछ सकते हैं। और उसने बोली थी, उसने व्यक्तिगत कॉल करके भी, मैं नाम नहीं लूंगा कि व्यक्तिगत किसी कॉल करके बोला है कि वीडियो उपलब्ध है। मैं खुली चुनौती दे रहा हूं कि मेरे माँ बाप के पीटने की इसकी माँ ने, पिताजी ने, जिसने भी ये अगर
बहुत सारे अनर्गल शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इसमें दम है तो ये वीडियो को वो आउट करे, माता पिता को पीटते हुए कि चलो हो सकता है मेरी मम्मी मेरे दबाव के अंदर हो सकता है कि उन्होंने आज बयान बदल दिए हो। जब ये व्यक्ति दिनेश जी ये बात बोली है ना कि माता पिता को पीटने की वीडियो उपलब्ध है, मैं बोल रहा हूं, मैं तुझे चोर बोल रहा हूं, मैं तुझे गुंडा बोल रहा हूं, मैं तुझे भ्रष्टाचारी बोल रहा हूं, और तेरे में हिम्मत है तो तू मेरे माता पिता की वीडियो जग जाहिर कर, मैं खुद निवेदन कर रहा हूं, तो उसमें हिम्मत है तो वो करे। मैं बोल रहा हूँ वो अपनी सास का इंटरव्यू दिलवाए, जो उसकी बेचारी सिस्टर है, विधवा हो गई, भगवान उसका घर बसाए दोबारा ठीक से, 2 महीने बाद दोबारा शादी करी, वो घर भी तोड़वा दिया क्योंकि वहां का हिस्सा कहीं देना ना पड़ जाए, वो घर भी तोड़वा दिया। आप इसमें हिम्मत है तो जो नया घर है इनके, जिससे 2 महीने बाद इसकी सिस्टर की शादी की थी, व्यक्तिगत मामला है, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, चूंकि इसने व्यक्तिगत मुद्दा उठाया इसीलिए इसके व्यक्तिगत मुद्दे पे बात कर रहा हूं, वरना मेरा कोई मकसद नहीं है किसी के परिवार की बात उठाना, और बड़ी तकलीफ के बात कर रहा हूं। उनकी लड़की की सास का इंटरव्यू ले, इसमें हिम्मत है तो लड़की की सास का इंटरव्यू दिलवाए पत्रकारों से। मैं कह रहा हूं खुद की वीडियो वो प्रचारित करवा दे, व्यक्तिगत वीडियो ला के दे दे। जिस बहन की शादी करवाई है जहां पर, उस परिवार की वीडियो एक बार मैं चैलेंज दे रहा हूं ओपन कि ये एक वीडियो लाइव चला दे, वीडियो एडिट करके, बहुत मास्टर है, खिलाड़ी है ये, लाइव चला दे, हिम्मत है तो समय बता के कि आज मैं अपनी बहन की सास से इंटरव्यू करूंगा, और आज मैं जिस बहन की दोबारा शादी कराई थी उसकी सास ससुर से, परिवार से बात करूंगा। सरासर सारी चीजें, प्रॉपर्टी हड़प ली है, सरासर सारी की सारी चीजों पे सबको पता है। फेस वन में आप हिडन बिना कैमरे के आप जाके पूछो कि दीपक जैन पे इतने पैसे कहां से आए, छूटते बोलेंगे 4 करोड़ रुपए अपनी बहन के खा गया, छूटते ही बोलेंगे। तो ये मैं तो नहीं बोल रहा, लोग बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये हम अपने आप से नहीं बोल सकते जब तक ये सारी चीजें खुद वो लोग उजागर ना कर दें। इन्होंने तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है जी, आपने दोबारा पूछा, वो भी बिल्कुल जायज है। मैं ये बोल रहा हूँ उसने मेरे माता पिता मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं अपने माता पिता को पीटता हूँ। मैंने लाइव के माध्यम से बता दिया, सुनवा दिया। उसने ये भी बोला माता पिता के पीटने की वीडियो है मेरे पास, मैं उसको खुली चुनौती दे रहा हूं कि वो वीडियो डाले माता पिता को पीटते हुए की। रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और चैलेंज भी कर रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं। और दूसरी चुनौती में ये किस आधार पे मैं आरोप लगा रहा हूं कि इसने वहां का गबन करा है, ये अपनी बहन की सास की इंटरव्यू ले ले, लाइव चला दे, और जहां दूसरी शादी कराई थी वहां का इंटरव्यू दिखा दे। धोखेबाज है ये, अपने विधायक का नहीं है, ये अपने चेलों का नहीं है, ये अपने परिवार का नहीं है, ये सरासर ऐसा समाज के लिए इतना बड़ा वायरस है जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। प्रगतिशील लोकमंच की ओर से तमाम आए हुए पत्रकार साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं निवेदन करूंगा जो दूसरे राजनीतिक दल या सामाजिक दल हैं, RWA, अन्य संस्थाएं, धार्मिक संस्थाओं से, यदि आपको ये वीडियो बेहतरीन लग रही है तो आप इस पोस्ट को, मीडिया के साथियों की पोस्ट को, सभी लिंक हम शेयर कर देंगे, सभी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनके चिट्ठे, इनके काले कारनामे ज्यादा से ज्यादा उजागर हो। और सोशल मीडिया का जमाना है, इनकी बात पूरे देश भर में मुश्किल से 1 घंटा नहीं लगेगा और पूरे देश के अंदर ये चीजें फैल जाएंगी। तो बहुत मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से प्रगतिशील लोकमंच की ओर से आपको शुक्रिया करता हूं। और एक बार प्रगतिशील लोकमंच पूरे जोश और अभिवादन करने के लिए एक बार बुलंद हौसलों के, बुलंद आवाज के साथ इन सभी का आभार प्रकट करेंगे और अपने अपने अंदाज में करेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे।